बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सीक्वल और नो सीक्वल डेटाबेसेस क्या होती हैं, उनके बारे में डिटेल में देखेंगे और कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले आज के टॉपिक्स को देख लेते हैं। आज के जो टॉपिक्स हैं जो आज वीडियो में कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू डेटा, डेटाबेस एंड डीबीएमएस। हम ये देखेंगे इनके दरमियान में क्या फ़र्क है। उसके अलावा टाइप्स ऑफ डेटाबेस, डीबीएमएस, सीक्वल और नो सीक्वल डेटाबेसेस और उनकी डेटा स्टोरेज किस तरीके से होती है। उसके अलावा स्केलिंग को देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है। उसके अलावा नो सीक्वल डेटाबेस के क्या हमें फ़ायदे हैं। उसके अलावा सीक्वल और नो डेटाबेसेस का आपस में कंपैरिजन किस तरीके से कर सकते हैं। फिर इसके अलावा टाइप्स ऑफ नो सीक्वल डेटाबेस कौन सी होती हैं। उसके अलावा कैप थ्योरम को देखेंगे और उसके अलावा नो सीक्वल डेटाबेस की कंपैरिजन करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ डेटा? डेटा क्या होता है? सिंपली कोई भी इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल आपका नाम है, आपकी एज है, आपकी हाइट है, आपका वेट है, ये सारा डेटा है। क्योंकि ये सारा डेटा आपस में रेलेवेंट है, आपसे रिलेटेड। अगर ये स्कैटर्ड फॉर्म में हो तो वो किसी काम का डेटा नहीं होता। लेकिन डेटा वही काम का है जो कि किसी भी रेलिवेंसी में मौजूद हो। ठीक है, तो उसको हम डेटा कहते हैं। डेटाबेस क्या है कि एक ऐसी स्टोरेज जिसके अंदर वो डेटा सारा का सारा सेव हो। यानी आपके पास एक फ़ाइल होनी चाहिए जिसके अंदर वो तमाम का तमाम डेटा और उससे रिलेटेड और दूसरा डेटा आपस में मौजूद हो और वो आपस में लिंक्ड भी हो। मतलब मिसाल के तौर पे अगर एज कहीं रखी हुई है, हाइट कहीं रखी हुई है, वेट कहीं है, तो वो आपस में नाम के साथ लिंक्ड हो। ठीक है, तो डेटाबेस क्या है कि एक ऐसा कलेक्शन ऑफ डेटा है जो कि आपकी जितनी भी डेटा है उसको स्टोर करके रख सके। ठीक है, उसके अलावा डीबीएमएस क्या चीज़ है? डीबीएमएस ये है कि एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम हो जिसके अंदर ना सिर्फ डेटा मौजूद हो बल्कि उसके अंदर हम उस डेटा को रिट्रीव भी कर सकें, सेव भी कर सकें, उससे उस डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकें और मुख्तलिफ डेटा को आपस में कंबाइन कर सकें और उसके बाद उससे रिपोर्ट्स बना सकें, फिर इस डेटा की कॉपी ले सकें। ठीक है, एक लोडिंग कर सकें। ये सारी चीज़ें जो होती है वो एक डीबीएमएस सिस्टम में होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस की भी कुछ टाइप्स होती हैं कि डेटा जो है वो किस तरीके से स्टोर हो सकता है। डीबीएमएस की 4 टाइप्स हैं। ठीक है, एक है नेविगेशनल डीबीएमएस, एक रिलेशनल डीबीएमएस, एक सीक्वल डीबीएमएस और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस। ठीक है, अच्छा अब इनको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। हायरार्किकल से खुद ही पता चल रहा है कि एक ऐसी डेटाबेस होगी जिसके अंदर डेटा स्टोर होगा हायरार्किकल फॉर्म में, यानी ट्री फॉर्म में, नोड्स फॉर्म में। आपको पता है मुख्तलिफ़ किस्म के विंडोज़ के अंदर अगर आप जाएँ तो विंडोज़ के अंदर रजिस्ट्री होती है, विंडोज़ एक्सपी में और दूसरी विंडोज़ के अंदर। तो उसमें आपने देखा होगा पूरा एक ट्री फॉर्म में डेटा स्टोर हुआ होता है जो आपको डिस्प्ले हो रहा होता है एक्सप्लोरर में। तो वो सारा डेटा जो स्टोर हुआ होता है ट्री फॉर्म में वो हायरार्किकल डेटा होता है। ठीक है, नोड्स और फिर सब नोड्स और फिर सब नोड्स। या अगर आप फायरवॉल में जाएँ तो उसके अंदर फायरवॉल रूल्स होते हैं, फिर पॉलिसीज़ होती हैं, सारा कुछ है। तो वो सारा एक तरीके से हायरार्किकल डेटा होता है। इसी तरीके से नेटवर्क डीबीएमएस क्या चीज़ होती है जिसमें आपके पास बहुत ज़्यादा स्टोरेज होती है और वन मैनी टू मैनी रिलेशन होती है। यानी कि बहुत सारे डेटा का बहुत सारे डेटा के साथ होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स एक आर्किटेक्चर बन जाता है। जैसे नेटवर्क डीबीएमएस के अंदर आपके पास जो है वो एक ऐसा मॉडल आ जाता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा हो और वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। तो वो हैवी डेटा जो होता है मौजूद होता है, आपस में उनका रिलेशनशिप मैनी टू मैनी होता है। तीसरा हम देख लेते हैं रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस ये दो जो टाइप्स ऊपर हैं, बल्कि नीचे 3 टाइप्स को तो हम नॉर्मली यूज़ ही नहीं करते। ना हायरार्किकल, ना नेटवर्क, ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सिर्फ रिलेशनल को हम यूज़ करते हैं। रिलेशनल का मतलब ये होता है कि डेटा आपस में इस तरह सेव हो कि वो रिलेशन की फॉर्म में हो। यानी कि एक टेबल है उसके अंदर कस्टमर का डाटा है, दूसरा टेबल है कस्टमर के ऑर्डर का डाटा है। ठीक है, तो वो कस्टमर के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से तीसरा टेबल है जो कस्टमर्स के कमेंट्स का सेक्शन हो। इसी तरीके से तो ये आपस में डेटा रिलेशन फॉर्म में सेव हो रहा होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं इस आगे स्लाइड्स में देखते हैं कि किस तरीके से डेटा स्टोर होगा। लेकिन रिलेशन का मतलब है कि आपके मुख्तलिफ टेबल्स होंगे और उनके अंदर डेटा मौजूद होगा और वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। और उसका बेनिफिट ये होता है कि उससे आप बहुत ज़्यादा डेटा को आपस में जोड़ के बहुत ज़्यादा कंबाइंड रिपोर्ट्स बना सकते हो।
और आजकल की जो डेटाबेसेस हैं, सीक्वल डेटाबेस है, माई सीक्वल डेटाबेस है, ओरेकल है, ये सारी डेटाबेसेस इसके ऊपर काम करती हैं। एक और चौथी डेटाबेस टाइप भी होती है जिसको आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। उसमें क्या होता है, डेटा ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, यानी कि आप जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने न्यू क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो वो क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उस पूरे ऑब्जेक्ट को जो है ना, अगर आप जो क्लासेस फॉर्म में होता है उसको पूरा स्टोर करना चाहें तो पोस्टग्रेस एक वाहिद डेटाबेस है जो इसको अलाउ करती है। तो अब ज़ाहिर है इन चीज़ों का इतना इस्तेमाल नहीं होता, ज़्यादातर रिलेशनल डेटाबेस का इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब देख लेते हैं सीक्वल और नो सीक्वल डेटाबेसेस क्या होती हैं। सीक्वल डेटाबेस का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, यदि आपको खुद ही पता चल रहा है कि एक ऐसी क्वेरी लैंग्वेज जो कि स्ट्रक्चर्ड को सपोर्ट करती हो। आपको पता है डेटा जो रिलेशनल डेटाबेस होता है, जिसको भी अभी पिछली स्लाइड में देखा, वो सारा डेटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। स्ट्रक्चर फॉर्म से मतलब यानी कि टेबल्स की फॉर्म में होता है, और फिर एक ऐसी क्वेरी लैंग्वेज बनाई गई जिसके ज़रिए से उन डेटा को, रिलेशनल डेटा को उठा सकें, डिस्प्ले करा सकें। ठीक है, तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि माई सीक्वल डेटाबेस, ओरेकल डेटाबेस, सीक्वल डेटाबेस, साइबेस डेटाबेस, ये सारी डेटाबेस सीक्वल डेटाबेसेस की कैटेगरीज में आती हैं। और इन स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की मदद से आप इनको क्वेरी करते हैं, इनसे आप डेटा मांगते हैं, मुख्तलिफ टेबल से डेटा मांगते हैं ज्वाइन लगा के, और फिर जब वो डाटा आपके पास डिस्प्ले होता है तो आप उस डेटा को जो है उसके साथ कोई रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन और दूसरे ऑपरेशन कर सकते हैं। नीचे जैसे लिखा हुआ है सीक्वल के अंदर, जैसे आपने लिखा सेलेक्ट स्टाइल फ्रॉम मेंबर्स। मेंबर्स एक टेबल का नाम है, ठीक है, वेयर एज इज इक्वल टू ग्रेटर देन 30। तो एज उसके अंदर एक कॉलम का नाम है, और ग्रेटर देन 30 का मतलब यानी 30 से बड़ी जो एज वाले लोग हैं वो लेकर आओ। तो ये उस मेंबर टेबल में अगर 1000 रिकॉर्ड है, तो अगर 30 से बड़े 300 रिकॉर्ड है, तो ये 300 रिकॉर्ड को लेकर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने एक समझ लें एक कंडीशंस लगाई, और उसके बाद उसने स्ट्रक्चर डाटा को उठा के किसी पैरामीटर के बेस के ऊपर डेटा लिया है। नो सीक्वल डेटाबेसेस क्या होती हैं? नो सीक्वल डेटाबेसेस ये होती हैं लार्ज नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा हो अगर आपके पास। मिसाल के तौर पे आपके पास जो है वो कोई ऐसी एप्लीकेशन जिसमें आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा हो, तो वो उस डेटा को स्टोर करने के लिए सीक्वल अप्रोच यूज़ नहीं किया जा सकती, उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा को स्टोर नहीं कर सकते आप। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर अगर स्ट्रक्चर फॉर्म में डेटा स्टोर करेंगे तो आपको आपस में दो टेबल्स को ज्वाइन करने में ही बहुत ज़्यादा हैवी ऑपरेशन हो जाएगा। यानी मिसाल के तौर पे दो टेबल हैं, एक में 1000 रिकॉर्ड है, दूसरे में भी 1000 रिकॉर्ड है। अगर आप स्ट्रक्चर्ड डेटा आपने सेव किया हुआ है, आप उनको ज्वाइन करके डेटा ला सकते हैं। लेकिन अगर एक में 10 लाख रिकॉर्ड हैं, दूसरे में भी 10 लाख हैं या 1 मिलियन है, तो अब आप उन दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते, उससे आपकी स्लो ऑपरेशन हो जाएगा। तो अब आपको डेटा इस फॉर्म में स्टोर करना पड़ेगा कि वो स्ट्रक्चर्ड ना हो। जब वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा तो आप उनके दरमियान में रिलेशनशिप नहीं लगाएंगे, और फिर उसको फिर नॉन रिलेशन फॉर्म में सेव भी करना पड़ेगा। तो वो चीज़ कहलाती है नो सीक्वल डेटाबेसेस। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं। ये वो चीज़ है जिसके ऊपर हम अभी थोड़ी देर पहले बात की कि सीक्वल के अंदर किस तरीके से होता है। जैसे ये तीन टेबल है, एक प्रोडक्ट प्राइस है, प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स है, और बाइंग रेट है। अगर आप ये देखें तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, और उसके अंदर क्या चीज़ हो रही है कि आपके पास डेटा स्टोर हुआ हुआ है, और इस तरीके से जैसे कॉलम्स की फॉर्म में, रॉ कॉलम्स की फॉर्म में आपको नज़र आ रहा होगा, और वो आपस में डेटा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरीके से नो सीक्वल डेटाबेसेस के अंदर ऐसा नहीं होता। उसमें आपके पास अगर देखें प्राइस का अलग टेबल होगा, इंग्रेडिएंट का अलग होगा, रेट का अलग होगा, और फिर ऑल अदर रिलेटेड डेटा अलग होगा, और वो स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ा होगा। अब आपका सवाल ये होगा कि अच्छा अगर स्कैटर्ड फॉर्म में है, तो अगर कंबाइन करके डेटा लाना है तो क्या करेंगे? ठीक है, तो कंबाइन करके लेट सपोज आपको लाना है डाटा, तो उसके लिए ये होगा कि आप डेटा जो स्टोर करेंगे वो कंबाइंड फॉर्म में स्टोर करेंगे। यानी प्राइस आपकी अलग एक जगह पड़ी ज़रूर होगी, लेकिन प्रोडक्ट प्राइस जो होगी ना वो साथ ही पड़ी होगी। यानी प्रोडक्ट का टेबल और प्राइस का टेबल दो अलग अलग टेबल नहीं होंगे, बल्कि प्रोडक्ट प्राइस के नाम से एक ही टेबल होगा, और उसी के अंदर प्रोडक्ट भी और साथ में प्राइसेस भी होंगी। तो अभी देखते हैं ये किस तरीके से होता है, कि आपको इसके अंदर जो है वो डेटा इसी तरीके से प्लेन फॉर्म में रखना पड़ेगा कि जॉइन ना लगाना पड़े। ठीक है, अच्छा इन स्लाइड्स के अंदर एक और चीज़ का बहुत ज़्यादा जिक्र आ रहा है, वो है आपके पास कि स्केलिंग क्या होती है। तो स्केलिंग ये होती है, दो तरीके से स्केल होती है डेटा। ठीक है, एक होता है हॉरिजेंटल स्केलिंग, और एक होता है वर्टिकल स्केलिंग। ठीक है, अगर हम इस स्लाइड के अंदर देखें तो आपको पता है कि जो सीक्वल डेटाबेसेस होती थी या आरडीबीएमएस डेटाबेसेस होती थी, उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम था स्केलिंग का।
वो स्केल नहीं हो सकती थी। स्केल से मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक एप्लीकेशन बनाई और उसके अंदर सीक्वल डेटाबेस यूज़ की और उसमें हर महीने जो है ना वो 1 मिलियन लोग उस वेबसाइट पे आते हैं, और आपका जो सिस्टम है सीपीयू उसके अंदर रैम 2 GB है और इस तरीके से आप काम करते हैं। लेकिन कुछ ही अर्से बाद आपका ट्रैफिक बढ़ गया, तो अब आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे, एक और सीपीयू लाएंगे, उसको हटा के दूसरे सीपीयू के अंदर सारा डेटा डालेंगे, उसकी रैम को बढ़ा देंगे। इसी तरीके से फिर तीसरी डेटाबेस लाएंगे और तीसरा बढ़ा देंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो है वो स्टोरेज और रैम और ये चीज़ें ही बढ़ा सकते हैं। इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, सॉरी वर्टिकल स्केलिंग, क्योंकि इसके अंदर आप डेटा आप इसमें एक ही सर्वर्स को जो है ना वो स्केल अप करते जा रहे हैं, इसको स्केल अप भी कहते हैं। अच्छा, अब लेकिन ये है कि इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर डेटाबेस का साइज़ बढ़ता चला गया तो फिर क्या करेंगे? तो आपको यकीनन एक ऐसी डेटाबेस चाहिए, और जो आपके पास माई सीक्वल की या ओरेकल की डेटाबेस होती थी उसमें ये प्रोविज़न नहीं होता था कि वो एक ही फ़ाइल होती थी और इसी के अंदर ही सारा डेटा स्टोर होता था। अगर वो फ़ाइल करप्ट हो गई या सर्वर डाउन हो गया तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो दूसरी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है उसके अंदर क्या होता है कि आपने एक सीपीयू लगाया, फिर आपने 2 सीपीयू लगाया, फिर इसी तरीके से 3 सीपीयू लगाया, ये सब आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो और आपकी डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेडली इन सर्वर्स में मौजूद हो। यानी कि आपका डेटाबेस कुछ आधी एक सर्वर पे हो, कुछ आधी दूसरे सर्वर पे हो। इस तरीके से जो स्केलिंग होती है, जो कि आरडीबीएमएस में पॉसिबल नहीं था, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में नहीं था, नो सीक्वल डेटाबेसेस जो होती है ना उनमें ये चीज़ है। ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं कि वो किस तरह होती है। नेक्स्ट आपके पास है इसकी बेनिफिट क्या है, नो सीक्वल डेटाबेसेस के बेनिफिट्स क्या है। नो सीक्वल डेटाबेसेस के बेनिफिट्स ये हैं, सबसे पहले आपको नज़र आएगा हाई स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी अभी हमने डिस्कस की है कि स्केलिंग जो होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होती है। तो जो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है वो इसके अंदर नो सीक्वल डेटाबेसेस के अंदर होती है। तो अगर आप हाईली स्केलेबिलिटी की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ नो सीक्वल डेटाबेस में मिलेगी, क्योंकि उसको स्केल कर सकते हैं आप, उसको डेटा को मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर सेव कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है ना वो हाई स्केलेबिलिटी होगी। अच्छा, अब दूसरी चीज़ होती है हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी ये है कि लेट्स सपोज अगर आप सीक्वल डेटाबेसेस पे काम कर रहे हैं और आपकी डेटाबेस डाउन हो गई तो आपकी अवेलेबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास अगर एक नोड डाउन भी हो गई है, अगर एक मशीन कोई डाउन भी हो गई है तो बाकी मशीन्स काम कर रही होती हैं, तो इसलिए हाईली अवेलेबल भी है। इसके अलावा फास्ट परफॉर्मेंस है, क्योंकि डेटा में कोई ज्वाइन नहीं होता, सिर्फ स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फास्ट परफॉर्मेंस भी है। उसके अलावा बिग डेटा कैपेबिलिटी, यानी बिग डेटा से मतलब यानी ऐसे डेटा जो कि बहुत ज़्यादा स्टोरेज रखता है उसको हम बिग डेटा कहेंगे, तो उसकी भी इसके अंदर कैपेबिलिटी है। उसके अलावा रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन ये होती है कि आपका डेटा जो है वो क्रॉस द सिस्टम्स जो है ना वो सेव हो रहा हो, यानी उसकी कॉपी बन रही हो। ठीक है, तो इसमें रेप्लिकेशन भी बहुत आसानी से हो जाती है, डेटा आपस में एक उसकी क्लोन कॉपी भी बन रही होती है। लेकिन कम कभी भी अगर आपका कोई सर्वर डाउन हो जाए तो आपके पास क्लोन कॉपी जो होती है ना, वो उसकी जो कॉपी होती है वो आप फिर उसकी मदद से आप डेटा को वो कर लेते हैं। तो रेप्लिकेशन डेटा की कॉपी होती है, यानी पूरी डेटाबेस की कॉपी। अच्छा, अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि सीक्वल डेटाबेसेस के अंदर और नो सीक्वल डेटाबेसेस के अंदर क्या फ़र्क है। चार पांच फ़र्क देख लेते हैं। पहला देख लेते हैं कि ये सीक्वल डेटाबेसेस है 1970s के अंदर जो है ना इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हो गई थी। जब सी लैंग्वेज बनी थी तो उसी वक्त ये डिस्कशन शुरू हो गई थी कि स्टोरेज कैसे होगी, डेटा क्या होगा। जबकि नो सीक्वल डेटाबेसेस अभी 21st सेंचुरी, यानी ये आप समझ लें कि सन 2000 से इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो गया। ये एक पूरा समझ लें एक नया एरा है, ठीक है, जिसके अंदर ये सारी बातें हो रही हैं। और सीक्वल इस नो सीक्वल डेटाबेस मल्टी क्लस्टर्ड होती है, यानी कि मल्टी स्ट्रक्चर्ड होती है और मल्टी क्लस्टर्ड होती है। और मतलब ये है कि उसका डेटा मुख्तलिफ़ किस्म के सर्वर्स पे उसका पड़ा होता है। और अजाइल डेवलपमेंट, जो आपको पता है कि आजकल अजाइल डेवलपमेंट होती है, स्प्रिंट्स की होती है और उसके अंदर स्प्रिंट्स होते हैं और मीटिंग्स होती हैं। तो वो जो अजाइल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि आपके पास नो सीक्वल डेटाबेसेस हों। उसके अलावा जो डेटा सीक्वल के अंदर स्टोर होता है वो डेटा टेबुलर फॉर्म में होता है, यानी अभी आपने देखा कि टेबल बने होते हैं रॉ कॉलम्स। लेकिन इसके अंदर जो होता है वो मुख्तलिफ डेटा टाइप्स के हिसाब से डेटा अलग अलग होता है। अगर अभी हम देखते हैं कि नो सीक्वल की डेटाबेसेस की टाइप्स क्या होती हैं, कि आप उसमें किस तरह का डेटा स्टोर कर सकते हो, लेकिन जो डेटा स्टोरेज आपके पास टेक्निक्स होती हैं उसी हिसाब से आप डेटा रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि टेबुलर फॉर्म में हो। ठीक है, उसके अलावा डेटा टाइप्स और स्ट्रक्चर फिक्स होते हैं।
यानी आपको पता है मिसाल के तौर पे अगर आप एक टेबल है और उसके अंदर 10 कॉलम है तो आपको पता है 10 ही कॉलम है, ठीक है? तो आपने जब भी डेटा स्टोर करेंगे तो वो 10 ही कॉलम में स्टोर कर सकते हैं, कभी 8 में भी कर सकते हैं अगर आप न अलाउ अलाउ किए हुए हैं। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि 11 डेटा सेव नहीं कर सकते, 11 कॉलम है ही नहीं, ठीक है? ये डायनामिक कॉलम नहीं है, जबकि आपके पास NoSQL डेटाबेसेस में ये प्रोविज़न है कि आप उसका डेटा स्टोर कर सकते हो डायनेमिक फॉर्म में, यानी कि उसके अंदर आप वो डेटा भी स्टोर कर सकते हो जिसका कॉलम है ही नहीं, तो यानी इसका स्ट्रक्चर ही नहीं होता। जब स्ट्रक्चर ही नहीं होता तो अब आप उसके अंदर आप ऐसा डेटा भी स्टोर कर सकते हो जिसके जो है वो नॉन स्ट्रक्चर डाटा हो या डायनेमिक डाटा हो। अगर वो यानी मिसाल के तौर पे अगर आपने पहला रिकॉर्ड इंसर्ट किया और उसमें 4 कॉलम्स हैं, दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट किया और उसमें 6 कॉलम्स हैं, तो 4 तो वो सिमिलर ही रहेंगे, यानी 4 को तो आपस में वो स्ट्रक्चर्ड करेगा कि भाई हाँ इस तरह, लेकिन 2 को अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखेगा, इस तरीके से रख सकता है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ द डेटा इज़ मॉडरेट। देखिए आपको पता है SQL डेटाबेस में ये लिमिटेशन थी कि उसको उसकी वेलोसिटी यानी उसका जो साइज़ है वो एक मॉडरेट फॉर्म में ही रह सकता था, ठीक है? यानी कि आपके पास उसके अंदर एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज़्यादा डेटा नहीं डाल सकते, यानी बहुत ज़्यादा हैवी स्टोरेज नहीं कर सकते, ठीक है? यानी आपकी 1 जीबी की फ़ाइल हो जाएगी, 2 जीबी की हो जाएगी, 10 जीबी की हो जाएगी, 100 जीबी तक हो जाएगी, ठीक है? इससे ज़्यादा जाएगा तो फिर आपका सिस्टम जो है वो क्रैश हो सकता है। लेकिन जो NoSQL डेटाबेसेस है उसमें तो आप टेराबाइट्स में भी डेटा स्टोर कर सकते हो, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी बहुत हाई है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर्ड अगर आपको डेटा स्टोर करना है आपने तो उसके लिए SQL डेटाबेस है, और नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए जो है ना वो, या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए ना वो NoSQL डेटाबेस बेहतरीन है। और इसके अलावा इसकी एग्जांपल में आपको बताया MySQL और एक पोस्टग्रेस और SQL सर्वर, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। जबकि NoSQL डेटाबेसेस की एग्जांपल्स में MongoDB, HBase, कैसेंड्रा, न्यूजे है, ठीक है? आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑन NoSQL डेटा। देखिए NoSQL डेटाबेसेस के डेटा स्टोर करने की टाइप्स भी हो सकती हैं, ठीक है? कई डेटा टाइप्स हो सकती हैं। वो 4 तरह की डेटा टाइप्स हैं, ठीक है? एक डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा होगा। SQL डेटाबेसेस की रिलेशनल और एनालिटिकल टाइप होती है, जबकि NoSQL डेटाबेसेस की 4 टाइप्स हैं। एक है डॉक्यूमेंट, दूसरा है कॉलम, तीसरा ग्राफ और चौथा की वैल्यू, ठीक है? अब ज़रा आपको खुद भी नज़र आ रहा होगा कि जब आप कॉलम कहते हैं तो डेटा कॉलम्स की फॉर्म में होता है, ना कि रॉ फॉर्म में हो। तो डॉक्यूमेंट टाइप की जो डेटाबेसेस होती हैं उसके अंदर जेसन फॉर्मेट में डेटा होता है, ठीक है? तो जेसन फॉर्मेट में डेटा होता है, यानी कि अगर आपके पास लेट्स सपोज के 6 कॉलम्स हैं तो उसकी आप जेसन बना के स्टोर कर लेंगे, ठीक है? और उसी की मदद से वो डेटा जो है ना वो रिट्रीव भी होगा, और उसके अंदर मुख्तलिफ टाइप्स भी आप ले सकते हैं, बूलियन लेंगे, स्ट्रिंग लेंगे। आपको पता है जेसन में सारी चीज़ों की प्रोविज़न है, तो आप हर तरह का डेटा उसके अंदर स्टोर करें और उसको उस डेटाबेस में सेव कर लें। और बेस्ट एग्जांपल जो है ना वो डॉक्यूमेंट डेटाबेस टाइप की MongoDB है, ठीक है? MongoDB के अंदर सारा का सारा डेटा जेसन फॉर्मेट में स्टोर होता है, लाइट वेट होता है, और फिर उसके बाद आप उसकी मदद से क्वेरीज लगा के आप डेटा को उठा सकते हैं। की वैल्यू टाइप की डेटाबेसेस जो होती हैं उसमें क्या होता है कि डेटा की और वैल्यू फॉर्म में होता है, ठीक है? आपके पास कीज़ होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, जो कि अगर आप डायग्राम में देखें तो आपके पास की और वैल्यू, और वैल्यू के अंदर फिर आप डायनामिक डेटा स्टोर कर सकते हैं, यानी पूरा पूरा ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हैं, और इसके अलावा नॉन स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर टाइप का भी डेटा, सेमी स्ट्रक्चर टाइप का भी डेटा रख सकते हैं। और उसकी एग्जांपल जो है ना वो रेडिस और डायनामोडीबी है। डायनामोडीबी जो है ना अमेज़न की डेटा टाइप है, अमेज़न की डेटाबेस है, तो वो बहुत पॉपुलर है इस सिलसिले में कि की वैल्यू फॉर्म में वो डेटा स्टोर करती है। उसके अलावा वाइट कॉलम से मतलब यानी कि डेटा स्टोर होता है कॉलम्स की फॉर्म में, ठीक है? और हर कॉलम जो है ना वो अलग अलग पूरी पूरी स्टोरेज कर रहा होता है, और इसकी भी फ्लेक्सिबिलिटी है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इसकी जो बेहतरीन एग्जांपल्स हैं वो कैसेंड्रा और एच बेस हैं। ये दो ऐसी डेटाबेसेस हैं, ये कॉलम बेस को, वाइट कॉलम को सपोर्ट करती हैं, ठीक है? उसके अलावा ग्राफ डेटाबेस जो होती है वो ग्राफ डेटाबेस उस डेटाबेस को कहते हैं जिसमें ग्राफिकल डेटा स्टोर हो सके नोट्स की फॉर्म में। जैसे अगर आप ये देखें डायग्राम में तो किस तरीके से डेटा हायरार्किकल होता है, तो ये सारा डेटा जो है वो स्टोर हो जब आपको ख़ास तौर पे ग्राफ्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो, स्टैटिस्टिक्स चाहिए हो, तो उसके लिए ये डेटाबेसेस काम आती हैं। इसमें न्यू4j, उसके अलावा जेएनएस ग्राफ इसकी एग्जांपल्स हैं। उसके अलावा एक चीज़ और होती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कैप थ्योरम कहते हैं। ये कैप थ्योरम क्या चीज़ है? कैप फॉर
कंसिस्टेंसी, ए फॉर अवेलेबिलिटी एंड पी फॉर पार्टीशन टॉलरेंस। ये 3 फैक्टर हैं जिनकी मदद से जो है ना वो कैप थ्योरम बनाया गया है। ये कैप थ्योरम क्या चीज़ है? इसमें आप देख रहे होंगे एक चीज़ है कंसिस्टेंसी, ठीक है, और एक अवेलेबिलिटी और एक पार्टीशन टॉलरेंस। ये होती ये है कि आप ये देखें ये सारे आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो उसने वो एरिया भी हाईलाइट किया है जो सी ए है, सी पी है और ए पी है। ये बताता है कि कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस के दरमियान में ये तमाम सीक्वल और नो सीक्वल डेटाबेसेस का कंपैरिजन बता रहा है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि डेटा जो है वो तमाम के तमाम कंसिस्टेंट हो, यानी कि आपके पास एक जैसा हो। यानी मिसाल के तौर पे आपने कोई डेटा मांगा और आपने कहा कि भाई ये 2 दिन बाद 3 दिन बाद मांगा, तो हमेशा आपको एक ही डेटा मिले। आपको डेटा जो है वो ऐसा ना हो कि कभी आ रहा हो नॉट अवेलेबल, कभी आ रहा हो कि वेटिंग, इस तरह ना हो, बल्कि कंसिस्टेंट हो। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि हर वक्त हो, ठीक है, यानी कि आपकी डेटाबेसेस जो है ना वो अवेलेबिलिटी आपकी हाई अवेलेबिलिटी हो। इसी तरीके से पार्टीशन टॉलरेंस ये है कि आपको पता है जब नो सीक्वल डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो डेटा आपका पार्टीशन में सेव होता है, और टॉलरेंस का मतलब है कि आपके पास उस पार्टीशन टॉलरेंस मौजूद होनी चाहिए, यानी आपके पास उस डेटा के पार्टीशन के लॉस होने पे डेटा की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो पार्टीशन अगर लेट सपोज आपने डेटा रखा हुआ है तो आपको पार्टीशन टॉलरेंस, मिसाल के तौर पे अगर आपका डेटा 4 सर्वर्स पे स्टोर्ड है, 4 सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर एक उनमें से सर्वर डाउन हो गया तो क्या होगा? तो आपका पूरा नेटवर्क ना डाउन हो जाए, बल्कि आप क्या करें उसको आप करें, इस दरमियान में आपके पास डेटा अवेलेबल हो, तो इसको कहते हैं पार्टीशन टॉलरेंस। इसलिए देखिए ये चीज़ बताइए, जब आपके पास सी और ए हो, यानी कि कंसिस्टेंसी हाई हो और अवेलेबिलिटी हो, तो ये आर डी बी एम एस डेटाबेसेस कहलाएंगी। जितनी भी सीक्वल माई सीक्वल डेटाबेसेस हैं ये सब उसमें आती हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कंसिस्टेंसी और पार्टीशन टॉलरेंस हो, तो फिर उसके बाद आपके पास मोंगो डी बी, एच बेस और रेडिस डेटाबेस आ जाती हैं, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी होती है और पार्टीशन टॉलरेंस भी होता है। इसके अलावा अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस जो होती है वो कुछ और दूसरी डेटाबेसेस में, ठीक है, जिसमें आपके पास डेटा आपके पास पार्टीशन भी आपके पास टॉलरेंस होगी, उसके अलावा अवेलेबिलिटी भी बहुत हाई होगी, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होगी। उसमें काउच डी बी, कैसेंड्रा, डायनामो डी बी और रेड। ये डायनामो डी बी जो है ना अमेजोन की है, अमेजोन में डायनामो डी बी है। तो ये इस तरीके से ये कंपेरिजन किया हुआ है, ठीक है। अगला देखते हैं स्लाइड क्या है। ये मुख्तलिफ डेटाबेसेस का आपस में कंपैरिजन दिया हुआ है कि किस तरीके से इनका कंपैरिजन है। जैसे मोंगो डी बी आपको पता है 2009 के अंदर डेवलप्ड हुई थी और मोंगो इनकॉर्पोरेशन ने बनाई थी, और सी प्लस प्लस में ये डेवलप हुई है, और जावास्क्रिप्ट बेस्ड जो है ना वो सर्वर साइड इसकी रेंडरिंग करता है, ठीक है। यानी सर्वर से जावास्क्रिप्ट सिर्फ क्लाइंट साइड नहीं होती, सर्वर साइड भी होती है, और उसकी सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए जावास्क्रिप्ट यूज होती है। इसके अलावा इसके अंदर एप्लीकेशन होती है मास्टर स्लेव, और ये डॉक्यूमेंट टाइप की डेटा टाइप होती है, ये भी हमने पहले पीछे देखा, ठीक है। तो ये मोंगो डीबी है। उसके अलावा हम आ जाते हैं कैसेंड्रा। कैसेंड्रा वाइड कॉलम डेटाबेस स्टोरेज है, आपको पता है। उसके अलावा ये अपाची सॉफ्टवेयर वालों ने इसको एक्वायर कर लिया है, पहले कोई प्राइवेट कंपनीज कर रही थी, उसके बाद ये अपाची ने इसे एक्वायर कर लिया। ये 2008 में बनी है, जावा में बनी हुई है, और इसमें सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा जो इसके रेप्लिकेशन मेथड है वो है सिलेक्टेबल रेप्लिकेशन फैक्टर। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये, यानी कि आपको पता है जब भी रेप्लिकेशन होती है मास्टर स्लेव होती है, यानी ये एक पेरेंट होता है और एक चाइल्ड होता है, सारा डाटा उसके थ्रू सेव हो होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। कैसेंड्रा में ये होता है आपस में क्लस्टर बन रहा होता है और डेटाबेसेस आपस में नोड्स आपस में कनेक्टेड होती हैं, यानी मशीन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं, और वो उसके पास अपना एल्गोरिथम है, वो डेटा मुख्तलिफ नोड्स के अंदर मुख्तलिफ सर्वर्स में शेयरडली डिस्ट्रीब्यूटेड कर रहा होता है। तो ये हम देखेंगे इंशाल्लाह, जब कैसेंड्रा के ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम बताएंगे डिटेल में कि किस तरीके से रेप्लिकेशन उसमें होती है और डेटा किस तरीके से मुख्तलिफ नोड्स में स्टोर होता है, और उनमें से कोई नोड एक भी डाउन हो जाए तो वो डेटा अवेलेबल होता है, ठीक है। तो कैसेंड्रा जो होता है मास्टर स्लेव रेप्लिकेशन अलाउ नहीं करता, बल्कि ये नोड रेप्लिकेशन अलाउ करता है, ठीक है। उसके अलावा इलास्टिक सर्च है। इलास्टिक सर्च ये भी कंपनी है, इलास्टिक कंपनी है। उसके अलावा 2010 के अंदर ये इन्होंने रिलीज़ की और जावा में बनी हुई है ये भी, और इसमें भी सर्वर साइड जावा स्क्रिप्टिंग है, और एप्लीकेशन भी इसी अंदर ही से मास्टर स्लेव ही होती है।
उसके अलावा काउच डीबी है, ये भी डॉक्यूमेंट टाइप की डेटाबेस स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है। मोंगो डीबी भी डॉक्यूमेंट टाइप की होती है। और ये काउच बेस इनकॉर्पोरेशन है, ये 2011 में इन्होंने बनाया। ये इन्होंने सी और सी प्लस प्लस और इन लार्ज इन लैंग्वेज के अंदर बनाया है। उसके अलावा इसमें भी मास्टर स्लेव एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके पास कोई सवाल है, आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप ज़रूर बताएं कमेंट्स के ज़रिए से, और सब्सक्राइब कर दें चैनल को।